हम आज बीए पार्ट सेकेंड ईयर में जो आपके है काव्य प्रयोजन, उसके बारे में बड़े सरल तरीके से बताएंगे कि काव्य प्रयोजन क्या। पहले आपको बताया गया कि काव्य क्या है। काव्य में जैसे कविता आदि साहित्य, उसके बारे में बताया कि अब हम ये क्यों प्रयोजन। अब प्रयोजन का मतलब क्या है कि प्रयोजन का मतलब है कि कोई उद्देश्य के द्वारा कार्य करें। ऐसा माना गया है कि बिना प्रयोजन के कोई कार्य हो नहीं सकता, बिना प्रयोजन के कोई कार्य करेगा नहीं, बिना उद्देश्य के कोई कार्य करेगा नहीं। अर्थात जो बिना उद्देश्य से कार्य करता है वो क्या होता है, आपको पता है, या तो वो जानवर होता है या पागल होता है। अब काव्य का भी कोई ना कोई प्रयोजन होना चाहिए। इस पर प्राचीन काल से विद्वानों में बहुत सी व्याख्याएं की हैं, बहुत से मत किए हैं, और वो कहते हैं कि इसका अलग अलग उद्देश्य है। अब कुछ लोग जैसे काव्य दर्पणकार जो हुए हैं, उन्होंने इसके लिए लिखा है कि काव्य का फल, काव्य का फल, काव्य का प्रयोजन, काव्य का उद्देश्य। बिना प्रयोजन बिना उद्देश्य से कोई चीज़, कोई कार्य हो नहीं सकता। हम जीवन में भी देख सकते हैं कि हम कोई कार्य करते हैं तो उसका कोई उद्देश्य होता है। हम कक्षा में आते हैं, आपसे पिछली कक्षा में ये प्रश्न पूछा कि आप क्यों पढ़ते हैं, तो उत्तर क्या आया कि अपने पैरों पर खड़ा होना या नौकरी करना। तो उसका उद्देश्य पहले क्या हो गया, अर्थ लाभ के लिए। हम पढ़ाई क्यों करते हैं, अर्थ लाभ के लिए। अर्थ का लाभ हो, द्रव्य का लाभ हो, धन की प्राप्ति हो, इसलिए हम पढ़ते हैं। अर्थात काव्य की रचना हम देख सकते हैं आज भी कि काव्य की रचना लोग क्यों करते हैं, उसके कई कारण हैं जो पहले आपको बता दिए जाए कि द्रव्य लाभ, यशो लाभ, यश के लिए लाभ, लोक व्यवहार ज्ञान, सदुपदेश प्राप्ति, दुख निवारण, परम लाभ, स्वांत्य सुखाय आदि बहुत से ऐसे कारण हैं जिसके कारण हम काव्य की रचना करते हैं। अब जैसे द्रव्य लाभ, अब आप कहेंगे कि इसके कारण द्रव्य लाभ कैसे होता है, तो द्रव्य लाभ का आपके सामने है कि कोई भी कवि सम्मेलन में जाता है, जैसे ही वो मंच से नीचे उतरता है, या तो पहले से ही उसका जो द्रव्य है उसकी जेब में आ जाता है, या मंच से नीचे उतरते ही उसको द्रव्य प्राप्त हो जाता है, अर्थात धन प्राप्ति या चेक प्राप्त, या उसके खाते में रुपये आ जाते हैं। तो बिना उसके कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अब जैसे द्रव्य आप देख सकते हैं, बहुत से बड़े कवि सम्मेलन होते हैं, काव्य का सृजन करते हैं, वो द्रव्य लाभ के लिए ही उसका सृजन करते हैं। द्रव्य लाभ न हो तो वो सृजन भी नहीं करते। इसके लिए आपके संस्कृत के जो कवि हुए हैं, बड़े ख्याति प्राप्त हुए हैं, उन्होंने एक श्लोक लिखा है, सहसा विदिताम, भारवी ने, और अपनी पत्नी को ये कहा। कुछ जगह इसका वर्णन आता है कि एक सेठ को बेचने के लिए वो चली गई, कुछ जगह ये है कि राजा को, उसने कहा राजा को ये दे देना और कहना कि 10,000, कुछ कहते हैं कि इसके 1 लाख, कुछ अलग अलग, इसमें प्रामाणिकता नहीं है, अलग अलग लोग अलग अलग इस पर विद्वान अपनी टीकाएँ करते हैं। इसमें कहा गया कि तू ये एक श्लोक देख करके आ जाना, और द्रव्य उस समय उसने कहा कि कितने का, तो उन्होंने 1,000, किसी ने कहा 10,000, जो भी है वो लेके आ गई पत्नी, और राजा ने उसको अपने शयन कक्ष में बड़े बड़े अक्षरों से ये लिखवा दिया। विधि का विधान है कि राजा शिकार पर गया हुआ था। कुछ कहते हैं कि सेठ के अर्थ में, सेठ के संदर्भ में ये कहानी प्रचलन में है कि सेठ व्यापार पर गया हुआ था, और जब वो वापस आया राजा, तो महल में पत्नी जहाँ सो रही उसके पास ही पलंग पर एक नौजवान युवक सो रहा था। राजा बड़ा क्रोधित हो गया और उसने कहा कि दोनों के मैं टुकड़े कर दूंगा, दोनों को मौत के घाट उतार दूंगा। और उसने अपनी तलवार निकाल करके जैसे ही मारने के लिए, पहले उसने कहा कि मैं पहले इस नवयुवक को मार दूंगा और उसके बाद पत्नी को उठा करके मारूंगा, तो जैसे ही उसने तलवार से वार करने के लिए ऊपर तलवार करी, और वो तलवार किससे टकराई,
सहसा विदिताम न करो। सहसा तो उसने वो पढ़ा और कहा कि एक वापस तलवार रखी कि इन दोनों को तो मैं कभी मार दूंगा, पहले पूछूं कौन है ये। सहसा विदिताम का अर्थ है, अपने राजस्थान में कहा है, बिना विचारे जो करे पाछे वो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। यही बात उसमें कि सहसा विदिताम, कोई बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। जैसे ही उसने ये मन में विचार आया कि इसको तो मैं बाद में ही मार दूंगा, और उसने पत्नी को उठाया कि ये कौन है। पत्नी ने जवाब क्या दिया कि ये आपका पुत्र है और आश्रम से आया है। उस समय आश्रम व्यवस्थाएं होती थी, पढ़ने के लिए आश्रम में जाते थे। 7 वर्ष का बालक आश्रम में चला जाता और 20-25 साल के बाद वो आश्रम से आता तो नौजवान हो जाता, युवक हो जाता। और वो आया था महल में, पिताजी से मिलने आया था। पिताजी शिकार पर गए हुए थे, माता से बातें कर रहा था और वहीं थक करके पलंग पर सो गया। तो यहाँ बात आती है कि साहित्य के द्वारा द्रव्य लाभ, तो राजा को बड़ा ये पश्चाताप हुआ कि अभी मैं क्या कर बैठता। अगर ये नहीं लिखा हुआ होता, उस समय तो वहाँ जो दरबारी थे उन्होंने कहा कि इतने महंगे में एक श्लोक लेने का क्या औचित्य है, आप क्यों ले रहे हो। उस समय तो उस राजा को भी थोड़ा बुरा लगा, लेकिन जैसे ही इसका फल मिला, उसको पता चला कि इसका परिणाम ये हुआ, उसने कवि को बुलाया और धन दिया और उसको लाभ दिया। तो ये कहने का मतलब है द्रव्य लाभ। आज भी हम देख सकते हैं कि बहुत से बड़े कवि, बहुत बड़े साहित्यकार काव्य क्यों रचते हैं, किताबें उनकी निकलती है, उस पर उनको पैसे मिलते हैं और वो रॉयल्टी जो मिलती है उससे वो ख्याति भी प्राप्त करते हैं। तो द्रव्य लाभ अर्थात कहा भी गया है कि जब तक पैसे न आएंगे तब तक कोई कार्य न होगा। तो ये ज़रूरी है कि द्रव्य लाभ हो, वही काव्य का सृजन भी आजकल प्राचीन विद्वानों ने भी ये माना है और आज के लोग भी यही मानते हैं। कहने में तो आज के जो समालोचक है, आज के जो इतिहासकार है, आज के जो लिखने वाले हैं, वो यही कह सकते हैं कि हम प्रतिभा के लिए लिख रहे हैं, मनोरंजन के लिए लिख रहे हैं, लेकिन उनके पीछे लाभ होता है द्रव्य का, पैसों का। और जब तक द्रव्य का न हो तो परिवार भी न चलेगा। तो इसमें ये कहा गया है कि हम काव्य का जो प्रयोजन है उसमें पहला आ गया अर्थ, द्रव्य, धन, दौलत, इसकी प्राप्ति होती है। काव्य की रचना करने पर कोई पुस्तक, अच्छी कविता की पुस्तक आ जाए तो उससे क्या होगा, धन प्राप्ति होगी। अब आगे हम चलते हैं तो दूसरा आ गया यशो लाभ, यश का लाभ, यश के लिए काव्य का सृजन करना। काव्य का सृजन हम किसके लिए करते हैं कि हमें यश मिलेगा, ख्याति मिलेगी, लोग प्रशंसा करेंगे। केवल द्रव्य का ही इसमें महत्व तो नहीं है, इसमें यश की प्राप्ति भी होनी चाहिए, कीर्ति भी होनी चाहिए। व्यक्ति जब कोई काव्य का सृजन करता है तो उसको कीर्ति मिले, यश मिले। तो कहा गया है यशो लाभ। यश लाभ जब तक नहीं होगा, कीर्ति जब तक नहीं होगी, तब तक काव्य का सृजन का कोई मतलब नहीं होगा। और ये केवल भारतीय नहीं, पाश्चात्य जो विद्वान हुए, कालरीज का कहना है कि कविता ने मुझे वह शक्ति दी है जिससे मैं संसार की सब वस्तुओं में भलाई और सुंदरता को देखने का प्रयत्न करता हूँ। अब कविता में वो शक्ति दे दी। वो कहता है कि मुझे वो शक्ति मिल गई, यश मिल गया, यश की प्राप्ति हो गई, इसके कारण मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। यश मिल जाना, आज हम देखते हैं बड़े कवि आते हैं, उस समय जयशंकर प्रसाद क्या थे, लोग पहचानते थे, बाबू हरिश्चंद्र। उसी प्रकार आपके निराला के बारे में आपने पढ़ा है, प्राचीन में भी पढ़ा है। निराला जैसे नाम है निराला, तो निराला ही थे। जब आगे यश के लिए भी उन्होंने कविता की, द्रव्य के लिए भी की, स्वांते सुखाय के लिए भी की, और सबके लिए उन्होंने कविता का सृजन किया। और निराला का जैसे आप
अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अनिवार्य हिंदी में आपने पढ़ा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और वो निराला ही थे। वो द्रव्य भी लेते थे तो यश के लिए भी कविता करते थे, यश उनको बुला करके ले जाते थे और वो कविता। निराला जी की एक घटना है बड़ी प्रसिद्ध है। इलाहाबाद वो नेहरू जी से मिलने के लिए गए तो वहाँ उनको कह दिया कि नेहरू जी अभी किसी कार्य में व्यस्त है, आप मिल नहीं सकते। वो वापस आ गए और एक वहाँ जो उनका कर्मचारी था उनको एक स्लिप लिख करके दे के आए कि जब भी नेहरू जी कार्य से फ्री हो या तब ये मेरी स्लिप उनको दे देना। उस पर अपना नाम लिखा था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और कुछ नहीं लिखा। 1 घंटे के बाद नेहरू जी जैसे ही आए उन्होंने वो पर्ची पढ़ी, वो अपने कर्मचारी पर नाराज़ हुए, कहा कि ऐसे व्यक्ति को आपने क्यों रोका। अब देखो यश की प्राप्ति हो, नेहरू जी से निराला को कुछ लेना नहीं था। किस कारण से नेहरू जी प्रभावित हुए, और नेहरू जी ये कहते हैं कि उसी समय कार में बैठ करके नेहरू जी निराला जी से मिलने के लिए आए और उनसे मिल करके वापस आए। तो ऐसे थे उस समय। ये कहते हैं कि यश की प्राप्ति, और यश की प्राप्ति नेहरू जी क्यों आए, क्योंकि निराला जी अच्छे कवि थे, साहित्यकार थे और अच्छा लिखते थे, इसीलिए नेहरू जी भी उनसे मिलने आए। तो यश की प्राप्ति के लिए भी काव्य का सृजन किया जाता है, काव्य का प्रयोजन होता है। यश की प्राप्ति करना, यश प्राप्त होना, यह काव्य का प्रयोजन होता है। अब जब तक अब अर्थ मिल गया, यश नहीं मिला, कीर्ति नहीं मिली, तो काव्य का कोई उद्देश्य नहीं है, काव्य का कोई फल नहीं मिलेगा आपको। काव्य के फल में आप ऐसे नहीं होंगे कि आपको दोनों प्राप्त होने चाहिए, काव्य की कीर्ति भी होनी चाहिए और काव्य का यश भी। आपको यश मिलेगा तभी तो आपको द्रव्य की प्राप्ति होगी। बिना यश, बिना कीर्ति, द्रव्य का कोई मतलब नहीं है, धन का कोई मतलब नहीं है। अब यश नहीं है, आपकी शोभा नहीं है, काव्य में शोभा प्राप्त नहीं हो रही है, तो आपको उसका कोई उद्देश्य भी नहीं होना चाहिए। तो ये हमने आज किया है। अब कल हम इसके जो आगे जो है काव्य के जो फल है, वो कल के जो आपके वीडियो होगा उसमें हम इसका विस्तार से बताएंगे कि इसका क्या उद्देश्य, क्या मतलब है। आज ये कल वीडियो में आप देखेंगे कि आगे जो है इसके जो बताए हैं बिंदु, उसके बारे में हम कल इसकी पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि काव्य का जो है प्रयोजन वो संक्षेप में, जितना संक्षेप में करें लेकिन विस्तार से बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम कल के वीडियो में इसका फिर आगे वर्णन करेंगे।